एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वेक्टर लेक्चर 1 है और टीजीटी मैथ का एग्ज़ाम 7 या 8 अगस्त को होने वाला है और उसी की तैयारी के क्रम में हम लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसके 3 लेक्चर कोशिश करूँगा 2 में कंप्लीट हो, पर हो सकता है 3 लेक्चर भी हो, उनमें से ये पहला है। चलिए वेक्टर हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जब भी वेक्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो जानते हैं हम लोग राशियों से शुरू करते हैं, क्वांटिटीज से शुरू करते हैं। वैसे इसका विशेष मतलब नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। राशियाँ यानी क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, वो कहलाती हैं आपकी अदिश राशियाँ। क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान ना हो, वो कहलाती हैं हमारी अदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ वो होंगी जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हो, यानी परिमाण भी हो और आपका डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें हो, दिशा भी हो, वो कहलाती हैं हमारी सदिश राशियाँ। नाम से ही स्पष्ट है, सदिश, दिशा के सहित। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए बात करते हैं लंबाई, लंबाई को हम दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। लंबाई, समय, है ना, ताप, कोण, धारा, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है? ये सब अदिश राशियाँ हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि बल, वेग, संवेग, कोणीय वेग, ठीक है, और आपका त्वरण, विस्थापन आदि, ये सब क्या है? ये सदिश राशियाँ हैं। इनमें दिशा भी होती है। लेट्स से एन एग्जाम्पल, सपोज मानिए कि कोई ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट आपका बी है, ये कोई पॉइंट बी है और ए से बी के बीच दूरी तय करनी है आपको। ए से बी के बीच दूरी तय करनी है आपको। तो किसी का मन किया वो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ए से बी पहुँच गया। किसी ने कहा हम गोल गोल घूम के जाएंगे, ऐसे आया। कोई ऐसे आ सकता है, लेकिन ए से बी के बीच न्यूनतम दूरी की अगर हम बात करें तो वो यही होगी। देखो ए से बी के बीच की दूरी की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी हो सकती है, यहाँ से आ सकता है आदमी, यहाँ से आ सकता है, नीचे से भी जा सकता है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि ए से बी के बीच न्यूनतम दूरी आपको तय करनी है, यानी ए से बी पहुँचना भी है और सबसे कम आपको चलना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इसी तरीके से जाओ। तो जब आपके पास ये रास्ता है, इस तरीके से जाओ। जरा एक चीज़ समझना, जो 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है उसको कहते हैं विस्थापन। मुझे लगता है आप ये चीज़ समझते होंगे। डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। तो देखिए विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो जब हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, जब हमें ए से बी के बीच विस्थापित होना है तो हमको इसी दिशा में ऐसे ही जाना पड़ेगा, तभी विस्थापन होगा, क्योंकि विस्थापन न्यूनतम होता है, ठीक है। और अगर हम दूरी की बात कर लेंगे, डिस्टेंस यानी वो एक तरीके की लंबाई होती है। तो दूरी हम किसी भी तरीके से तय कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो जब ये तय कर रहे हैं तो इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं है। अगर देखें यहाँ से तो ये दिशा है, फिर आपकी ये वाली दिशा बन गई, फिर आपकी ये वाली दिशा बन गई, यानी दिशाएं लगातार बदल रही हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं। इसमें भी कोई निश्चित दिशा नहीं है ए से बी जाने के लिए, इसमें भी कोई निश्चित दिशा नहीं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले रास्ते से अगर हम जा रहे हैं तो ये एक निश्चित दिशा है, ठीक है ना। तो इसीलिए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? सदिश। अगर हम कहें यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है ना, तो 2 किलोमीटर तो है, लेकिन तब है जब ए से बी की दिशा में इसी तरीके से हम चलेंगे,
यानी इसी दिशा में चलेंगे तब 2 किलोमीटर है। तो जब विस्थापन हो रहा है तो आपको मैग्नीट्यूड तो मिल ही रहा है, परिमाण तो मिल ही रहा है 2, और साथ ही एक दिशा भी बताई जा रही है कि उसी दिशा में आपको चलना है। दूरी सपोज मान लो ये 7 किलोमीटर यहाँ से हो गया, यहाँ से मान लो 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ से मान लो 4 किलोमीटर हो गया, तो परिमाण तो हर एक में है लेकिन दिशा किसी की भी निश्चित नहीं है, तो वो आपकी हो गई दूरी। खैर इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे कुछ आपको मिलने वाला भी नहीं है। तो आप इतना तो समझे होंगे कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों के बारे में जब हम ये बोलते हैं कि जिनमें केवल जिनमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो, वो सदिश राशियाँ होती हैं। एक्चुअल में ये अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम सदिश के बारे में बात करेंगे, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो 3 चीज़ें एक्चुअली होनी चाहिए इसमें, ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। क्या? इसमें दिशा का ज्ञान हो, परिमाण पता हो, ठीक है, साथ ही ये योग के सदिश नियम का पालन करता हो, सदिश के योग नियम का पालन करे, ठीक है। अब ये क्या होता है इस पर अभी हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे हम आपसे पूछें धारा, तो धारा आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में बहती है, तो इसमें दिशा भी हो गई और 5 एम्पियर 6 एम्पियर ये परिमाण भी हो गया 5-6, तो इसको सदिश हो जाना चाहिए। लेकिन ये सदिश नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती। वैसे ही कोण भी सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता, इसलिए वो भी सदिश नहीं है, ठीक है। तो सदिश होने के लिए एक्चुअल 3 चीज़ें होनी चाहिए, दिशा, परिमाण और सदिश के योग नियम का वो पालन भी कर रहा हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दिष्ट रेखा जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन। ये क्या होती है? एक ऐसी रेखा जिसमें कोई डायरेक्शन हो। सपोज मानिए इस तरीके से ये कोई रेखा है और इसको हमने इस तरीके से डायरेक्शन दे दी, तो ये एक बड़ी सी रेखा जिसको आपने एक डायरेक्शन दे दी, तो ये दिष्ट रेखा हो गई, डायरेक्टेड लाइन हो गई। सपोज मानिए आपकी ये कोई रेखा है, आपने इसको अब की बार ये वाली डायरेक्शन दे दी, तो ये भी क्या हो गई? दिष्ट रेखा हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखें ध्यान से, हम इसको यहाँ से क्लिप कर दें, काट दें, मान लो कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि यहीं से काट दें, है ना, या इसको यहाँ से आप इस तरीके से काट दो, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो सेगमेंट है इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 5, 6, 10 कुछ भी लंबाई तो होगी ना, वैसे ही इसकी कुछ भी होगी। सपोज मान लीजिए इसको हम मान लें, इसकी लंबाई क्या है? a मान लें, और चूंकि इसमें दिशा दी गई है इसलिए इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई हम b मान लें, और चूंकि दिशा है इसकी, तो इस अब ये नहीं कि आप दिशा है तो इधर की तरफ ये वेक्टर लगा दो, ये ऐसा नहीं होगा। वेक्टर हमेशा जो है लेफ्ट से राइट ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका b हो गया। वेक्टर ऊपर क्यों लगाया? क्योंकि इसमें दिशा दी गई थी, और ये कुछ ना कुछ परिमाण होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको हमने a और b मान लिया है। अब मान लीजिए जैसे a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, मान लीजिए जैसे ये m पॉइंट है और ये n पॉइंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वेक्टर ab इक्वल्स टू वेक्टर a, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर mn इक्वल्स टू वेक्टर b। अब मान लीजिए ये a से b, a b लिखने का मतलब क्या है कि इसकी दिशा a से b की ओर है, लेकिन हमने इसको mn लिखा, क्या सही लिखा है? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि दिशा इसकी n से m की ओर है, तो इसलिए हमें इसे क्या लिखना चाहिए? nm, ठीक है। अब अगर कहीं सवाल में आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपको nm पता है, सवाल में ज़रूरत पड़ रही है mn की, तो आप अगर इसकी दिशा बदल देते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ए बी बराबर वेक्टर ए आपको दिया गया है, अगर आपको बी ए निकालना है तो आप क्या करिए? खाली साइन चेंज कर दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, उसका केवल क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। सपोज मानिए कहीं पर वेक्टर ए दिया गया है, मान लीजिए ये ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, मान लीजिए वेक्टर ए आपको ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब अगर कोई कहे 5ab निकालो, तो 5ab का क्या मतलब होगा? 5 यानी ए बी वेक्टर का 5 गुना, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू ए वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है? देखिए जो ए बी वेक्टर की दिशा है, ए बी वेक्टर की दिशा मान लीजिए ये थी, तो 5ab की भी दिशा क्या होगी? 5ab की भी दिशा क्या होगी? यही वाली होगी।
लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे 5 गुना हो जाएगा, मतलब और कहीं आगे तक ये चला जाएगा, यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी, 5 गुना, लेकिन इसकी दिशा नहीं चेंज होगी। ठीक है, सपोज मान लीजिए कहीं पर आपको 1/2 AB कह दिया जाए, तो 1/2 AB का मतलब क्या हो जाएगा, AB वेक्टर हमारा A था, तो A वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/2 AB है, ये देखिए अगर हम इसकी बात करें, देखिए दिशा उसकी वही है, दिशा उसकी वही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। सपोज मान लीजिए हम इससे आप कहते हैं -2 AB निकालो, -2 AB का मतलब क्या हो जाएगा, -2 A वेक्टर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो A वेक्टर है ये है ना, ये इसका डबल लो, इसका क्या लो, डबल, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि अब ये निगेटिव हो गया है, बात समझ रहे हो, -2 ऑफ A, यानी A की जो दिशा है उसका 2 गुना लेते हुए दिशा उल्टी कर दो, तो 2 गुना लिया और दिशा उसकी अपोजिट कर दी। तो ये बात आप समझ गए होंगे, प्लस और माइनस का क्या फ़र्क होता है, माइनस लगने पर दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा। अब देखिए, सपोज मानिए कोई पॉइंट ये था आपका, कोई पॉइंट ये था और यहाँ से यहाँ आना था, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आए, ऐसे आए और ऐसे फिर पहुँच गए। अब अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 किलोमीटर है। अब अगर हम आपसे पूछें, आप यहाँ से चलना शुरू हुए और घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँच गए, कितना चले, 3 1 4 3 7 1 8 4 12 5 17 किलोमीटर आप चले। लेकिन अगर हम आपसे कहें दूरी कितनी चले आप, 17 किलोमीटर, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपका विस्थापन कितना हुआ, आप जहाँ से चलना शुरू हुए थे और जहाँ आप रुके हैं, तो इन दोनों जगहों के बीच की दूरी कितनी है, एक्चुअल न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर यहीं से चले थे, यहीं आ गए, तो ये दुनिया भर नापने की जरूरत क्या, हम यही कहते हैं कि हम चले ही नहीं, जबकि आप चले हो, लेकिन आपका विस्थापन कितना हुआ, नेट विस्थापन, नेट विस्थापन यहाँ पर कितना है, 0 है। बात समझ में आई कि नहीं। बात करते हैं हम लोग शून्य वेक्टर की, बात क्या करते हैं हम लोग, शून्य वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, देखिए यहाँ पर क्या आया, इसका परिमाण 0 आया। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड आपका परिमाण जो है वो 0 हो, वो आपका कहलाता है शून्य वेक्टर। ठीक है, वो क्या कहलाता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सपोज मानिए कोई ट्रायंगल है, सपोज मानते हैं कोई ट्रायंगल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, आप इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ठीक है। आप A से B गए, B से C गए, C से A आ गए। अब अगर हम आपसे कहें कि AB सदिश की बात कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA ये कितना है, तो आप कहोगे विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन तो एक्चुअल में 0 ही हुआ, क्यों, आप A से B गए, B से C गए, C से A आए, अल्टीमेटली आप जहाँ से चलना शुरू हुए वहीं पर आप खड़े हो गए। इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यानी आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसे ऐसे लिख दो कि AB प्लस BC बराबर माइनस ऑफ CA वेक्टर, इसमें तो आपको समस्या नहीं होगी। और अगर हम इसे लिख दें AB प्लस BC, और ये माइनस लगा हमें अच्छा नहीं लग रहा, हटाने के लिए हम क्या करें, अगर इसे हम AC लिख दें तो एक माइनस और लग जाएगा और 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये बात समझ में आई आपको, तो यानी AB प्लस BC बराबर क्या होता है, AC। तो अब AC की दिशा में ज़रा इसको लगा लो, जो हम चीज़ निकालना चाह रहे थे, जो चीज़, वो चीज़ निकल के आई। और इसी को कहते हैं त्रिभुज का नियम, यानी सदिशों का योग करने के लिए त्रिभुज नियम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर आप A से B गए, B से C गए, यहाँ पर आप खड़े हो, वो वही होता है A से C के जाने के बराबर। ठीक है, ये आप वैसे दूरी के सेंस में ना देखो, ये आप सदिश राशियों के सेंस में देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है। आप A से B गए, B से C गए, भाई AB प्लस BC है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ, A से C पहुँच जाओ। यही आपका ट्रायंगल लॉ कहता है। ठीक है, अब आपका चतुर्भुज नियम क्या कहता है, चतुर्भुज नियम क्या कहता है। सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है और मान लीजिए यहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है। ये मान लीजिए आपका वेक्टर A है, ठीक है,
और ये मान लीजिए वेक्टर आपका b है, इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, अब अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर हम क्या करें, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लें, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लें, कोई समस्या होगी आपको? नहीं। ये b है तो ये भी क्या होगा? b ही होगा। और इसको अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो आपको क्या ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है? देखिए a b। अच्छा, ये पॉइंट मान लीजिए O था, ये पॉइंट मान लीजिए P था, तो OP कितना हो जाएगा? चाहे यहाँ से यहाँ गए हैं, यहाँ से यहाँ गए हैं और फिर यहाँ से यहाँ गए हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज नियम के अनुसार। ये तो त्रिभुज नियम था कि आप जिस रास्ते से P तक पहुँचे हैं वो रास्ता ना लो त्रिभुज में, डायरेक्ट रास्ता ले लो। दिशा क्या करो? दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी, OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी इसका क्या यूज़ है, जब आगे हम लोग प्रश्न करेंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं यूज़ होता रहेगा, वहाँ जब हम लोग बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से हमारी समझ बेहतर बनेगी इन चीज़ों पर। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। अब हम लोग शून्य वेक्टर पढ़ लेने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, और हमें मिलता है एकांक वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, और आप मानिए कि पूरा वेक्टर इसी पर डिपेंड करता है। एकांक वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आप धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हैं जहां से आपको वो प्रश्न मिलने शुरू होंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर पढ़ लेने के पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसी भी वेक्टर का मापांक क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज़ मानिए हमारे पास कोई वेक्टर r है, ठीक है, क्या r ले लो या a ले लो, है ना। वेक्टर a है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और अगर हमें इसका मॉड निकालना है तो इसका मॉड निकलेगा, रूट लगा देंगे और जो सदिश i j के हैं एकांक सदिश, इनके वर्गों का योग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मॉड हो जाएगा। कैसे आया इस पर बात करने वाले हैं हम लोग, लेकिन चूंकि जब हम शून्य सदिश पढ़ेंगे वहाँ पर मापांक की बात होगी, इसलिए ये चीज़ हमने पहले आपको बता दिया। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, इसका भी उत्तर आपको इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर बाद ही मिलने वाला है। चलिए, तो अब एकांक वेक्टर क्या होता है? एकांक वेक्टर यानी एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, जिसका परिमाण यानी जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जिसका परिमाण एक हो, इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड जिसका क्या हो, एक हो, वो वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, है ना, और हमने कहा कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की दिशा में 5 यूनिट है, 5 इकाई है, दिशा तो है ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। ए से बी की दिशा में 5 इकाई जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसे अगर 1 इकाई करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यानी जो मैग्नीट्यूड है हमारी सदिश राशि का उसी से भाग कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अब अगर हम आपसे कहें कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, हमें इसका इकाई सदिश चाहिए, ए का मतलब 5, 10 कुछ भी परिमाण उसका हो सकता है, हम चाहते हैं इसका इकाई सदिश मिले, ठीक है, का इकाई सदिश, एकांक सदिश, एकक सदिश, यूनिट वेक्टर एक ही बात है। तो इसका एकांक सदिश हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एकांक सदिश निकालने का तरीका क्या होगा भाई, हमारा जो वेक्टर है उसमें हम क्या करें, उसके मैग्नीट्यूड का भाग कर दें, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, मॉड ऑफ ए, और जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, यानी एक ऐसा सदिश निकल के आएगा जिसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप पढ़ते हैं, यानी जो ए कैप है वो ए का एकांक सदिश है, जो ए कैप है वो ए का एकांक सदिश है। थोड़ा सा अभी कम समझ में आया आपको, हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी। सपोज मान लीजिए, सपोज मानते हैं कोई वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मान लिया ये कोई वेक्टर है। अब हम आपसे कहते हैं कि इसका एकांक वेक्टर बताओ। जो एकांक वेक्टर निकल के आता है उसकी दिशा तो वही होती है भाई। देखिए, हमने आपको शुरुआत में भी बताया था
कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है ना, तो जब हम कह रहे थे 2a निकाला है हमने, तो क्या किया है, ये जो निकल के आया है ये इससे जस्ट डबल निकल के आएगा, लेकिन इसकी दिशा तो वही होगी, है ना, जब तक माइनस नहीं लगाए। तो वैसे ही वेक्टर ए का जब हम लोग एकांक सदिश निकालते हैं, ए कैप निकालेंगे, तो जो भी निकल के आएगा उसकी दिशा क्या होगी, जो इसकी दिशा है, बस उसका परिमाण क्या हो जाएगा, उसका परिमाण 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ इसका परिमाण 2 हो जा रहा था, 2 है, तो वहाँ पर परिमाण क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। एकांक से मतलब यही है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए कैप, आपको क्या चाहिए, ए कैप। ए कैप क्या होगा, जो वेक्टर दिया गया है उसमें उसके मॉड से भाग दे दो। चूंकि मॉड की जरूरत पड़ने वाली थी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया मॉड निकालते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए होता है रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, और सॉल्व करोगे तो √3 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन क्या है, √3। ठीक है, अब अगर इसे हम अलग अलग लिख लें तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। बात समझ में आई कि नहीं, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। यानी ये जो वेक्टर ए आया है, वेक्टर ए कैप आया है, और ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ था, हमने निकाला क्या है, इसकी दिशा में इसी का एकांक सदिश। ठीक है, देखिए इसका जब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या आया, √3 आया, लेकिन इसका जब हमने एकांक सदिश निकाला है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि परिभाषा ही आपकी कहती है ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। चलो चेक करते हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, देखिए 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब आप देखिए, आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 गिव्स आउट 3/3 गिव्स आउट 1 रूट के अंदर, और ये फाइनल क्या मिलता है आपको, 1। तो अब देखिए कहीं पर भी ए कैप लिखा है उसका मॉड निकालेंगे क्या आएगा, 1। कहीं कुछ भी किसी का भी कैप लिखा है, जैसे मान लीजिए अभी आगे आपको मिलेगा आई कैप, तो इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। जे कैप मिलेगा, इसका मापांक क्या होगा, 1 ही होगा। यानी अगर किसी भी वेक्टर का, किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकाला गया है और फिर उसका हम मापांक निकालेंगे तो 100% क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये पॉइंट हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश निकालना कुछ भी टफ नहीं होता। हम क्या करते हैं, जिस सदिश का एकांक सदिश निकालना है हम उसी के मॉड से, उसी के मापांक से उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है भाई, मापांक निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। कहेंगे आपसे, सपोज मानिए क्वेश्चन आपको कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 के कैप। मान लीजिए ऐसा कहा इन्होंने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 के कैप, है ना। की दिशा में पाँच लिखा हुआ है, 5 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा वेक्टर दिया गया है, हम इसको a के बराबर मान लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3 के कैप। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो वेक्टर a है जिसको a माना है, इसकी दिशा में हमको 5 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। सपोज मानिए अगर हमें 1 इकाई सदिश वाला परिमाण ज्ञात करना होता तो बेसिकली हमको क्या निकालना होता, a कैप ही तो निकालना होता, क्योंकि a कैप क्या होता है, a कैप वो होता है जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। अगर वो ये कहते इस वेक्टर की दिशा में 1 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करो या इस वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो तो हम a कैप निकाल देते, लेकिन अब वो एकांक नहीं पूछ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं भैया हमको 5 इकाई परिमाण चाहिए। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, हम पहले 1 का निकालेंगे और 1 का निकालने के बाद जितना चाहिए उसका गुणा कर देंगे। आपको 2 इकाई वाला चाहिए तो एकांक सदिश में 2 का गुणा कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको 5a कैप चाहिए। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, 5a कैप। अगर इसी जगह कह देते 15 इकाई तो आपको क्या चाहिए होता,
15 ए कैप चाहिए होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, अगर आप पिछले साल के पेपर देख रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप ए कैप निकालेंगे और ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लो। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, आई जे के कैप के जो गुणांक है उसके वर्गों का योग होता है। तो देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, 9 4 13 3 16 और 16 का क्या आया मापांक 4 आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3k कैप, है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 4। चाहो तो अलग अलग लिख लो और चाहो तो क्या करो, इसको ऐसे लिख लो 1/4 और ऐसे भी लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस √3k कैप। ये तो हो गया एकांक सदिश, यानी इसका एकांक सदिश ही हो गया। यानी हमने ऐसा सदिश ये निकाल लिया है यहाँ पर कि जिसकी दिशा क्या है, जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है। क्वेश्चन भी कह रहा था की दिशा में, निकाल लिया। हमको चाहिए 5 इकाई वाला, अभी तो हम निकाल पाए एकांक सदिश, 1 इकाई वाला निकाल पाए। ये हमारा निकला है केवल ए कैप। अब अगर हमें 5 ए कैप चाहिए तो क्या हम 5 का गुणा नहीं कर देंगे, और कुछ बचा क्या इसमें, नहीं। 15 ए कैप चाहिए होता तो क्या 15 का गुणा नहीं कर देते, 20 ए कैप चाहिए होता तो क्या 20 का गुणा नहीं कर लेते। वेक्टर बहुत आसान, और सबसे ज़्यादा जो फार्मूला प्रयोग होने वाला है वो आपका यही प्रयोग होने वाला है। हर बड़े सवाल में कम से कम 1-1, 2-2 बार ये चीज़ प्रयोग होगी। तो मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को आसानी से समझ रहे हैं। तो आप एकांक सदिश निकालना सीखें और आप परिमाण निकालना सीखें। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड को रफ करते हैं। अब प्रश्न उठता है, आपके माइंड में उठना भी चाहिए, उठ रहा भी होगा, कि ये जो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप हम लोग लिख रहे थे, ये बेसिकली क्या थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या थे। देखिए अगर हम 2D की बात करते हैं तो इसको हम लोग x कह देते हैं, इसको हम लोग y कह देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 3D की, है ना, तो अब चूंकि बोर्ड में तो बनाया नहीं जा सकता, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई x, ये हमारी हो गई y और इसको हम लोग बोल देते हैं z। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लगभग बुकों में इसी तरीके रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लोग भी इसी तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से कुछ है, जैसे मान लीजिए ये अगर आप देख रहे हैं, और ये अब चूंकि बोर्ड में इस तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसको नीचे निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ हो गया है। अगर आप देख रहे हैं तो, अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से समझिए ये, ठीक है, और ये, तो ये हमारी हो गई y, ये हमारी हो गई z और ये हमारी हो गई x, है ना। यानी ये जो तीनों अक्ष होती हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तीनों अक्षें एक दूसरे के क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं सब एक दूसरे के साथ। अब देखिए अगर हम x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर लें, यूनिट वेक्टर क्या, जिसका मापांक क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आई कैप। अगर हम y अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर लें उसको हम क्या बोल देते हैं, जे कैप। और अगर हम z अक्ष की दिशा में एक यूनिट वेक्टर लें उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, के कैप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, के कैप। तो बेसिकली आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स ही हैं, बस उनके नाम दिए गए हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें कि अगर आई कैप की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, जे कैप की बात हो रही है तो वाई एक्सिस की बात हो रही है, के कैप की बात हो रही है तो जेड एक्सिस की बात हो रही है। अब अगर आपसे कोई कहे कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में मान लीजिए आपसे कह रहा है 2 यूनिट चलता है ना, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चलता है, जेड एक्सिस में 4 यूनिट चलता है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स एक्सिस में 2 यूनिट तो 2i, भाई देखो i 1 ही तो है, i का मापांक 1 है, अब कोई 2 यूनिट चल रहा है तो उसमें 2 का गुणा हो गया। ऐसे ही y एक्सिस में 3 तो 3j और ये क्या हो जाएगा 4k, तो टोटल क्या हो जाएगा ये 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इस तरीके कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिस सदिश की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो x एक्सिस में 2 यूनिट है, y एक्सिस में 3 यूनिट है और z एक्सिस में 4 यूनिट है। इसको आप इस तरीके से समझिए। और इसके अगर हम स्थित सदिश कभी डायरेक्ट ऐसे भी लिख दें 2, 3, 4, तो इसका मतलब आप यही समझोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं नेगेटिव होता तो वहाँ माइनस साइन लगा देते, वो डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस के पहले ये एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं a1 i कैफ a2 j कैफ a3 k कैफ b1 i कैफ b2 j कैफ b3 k कैफ वेक्टर भी है, अगर हमें योग करना है तो देखिए योग करते समय हम i के गुणांकों को आपस में जोड़ेंगे, j के गुणांकों को आपस में जोड़ेंगे और k के गुणांकों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमको चीज़ याद रखनी है। अब सपोज मान लीजिए a बराबर वेक्टर इस तरीके से दिया गया, क्वेश्चन को ये b बराबर इस तरीके से दिया गया, और अगर आपको योग निकालना है तो i वाले आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 i कैप, है ना। अब देखिए ये -3k कैप है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आप जल्दी जल्दी में हो सकता है जोड़ डालो इसको। आपको j वाला j वाले के साथ जोड़ना है और k वाला k के ही साथ जोड़ना है। तो अब आप क्या करोगे, सीक्वेंस चेंज कर लोगे, 4j इधर और 3k उधर लिख दोगे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो, +4j कैप -3k कैप। अब देखिए तो प्लस का 4 + 1 j कैप हो गया और प्लस का -3 - 2 k कैप हो गया। तो ये कितना हो गया 3i कैप +5j कैप -5 k कैप। ये आपका a + b हो गया। जब आप a - b करोगे तो आपका क्या आएगा, देखिए जब आप a - b करोगे तो ये देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 i कैप प्लस 4 - 1, इसका गुणांक क्या है 1 है, j कैप प्लस -3 - 2 करोगे तो +2 हो जाएगा k कैप। तो ये आपका कितना हो जाएगा -i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। ये आपका a + b आ गया, ये आपका a - b आ गया। अब हो सकता है कभी कोई आपसे कहे कि 5a - 3b ये आप निकालो, तो सबसे पहले आप निकालोगे 5a और 5a का मतलब a में 5 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5i कैप प्लस 20j कैप और -15 k कैप। आपको निकालना था 3b, आपको निकालना था 3b, तो आप b में 3 का गुणा कर दो, 6i कैप प्लस 3j कैफ -6k कैफ, ये तो हो जाएगा। अब आपको निकालना था 5a - 3b, तो आप क्या करोगे, इसमें इसको घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 5 - 6 i कैप प्लस 20 - 3 j कैप प्लस -15 माइनस करोगे तो +6 k कैफ। ये आपका कितना हो गया -i कैफ प्लस 17 j कैफ और माइनस का 9 k कैप। हो सकता है कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, उसको आप माइंड मत करिएगा, प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको जोड़ना और घटाना है 2 वेक्टर्स को, 3 वेक्टर्स को, 4 वेक्टर को, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। याद रखोगे i के गुणांक को i से, j के गुणांक को j से, k के गुणांक को k से ही जोड़ोगे और घटाओगे। तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चन हमें 7 या 8 अगस्त को चुटकियों में सॉल्व कर देने हैं। चूँकि बेस बनाने में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिंदु A व B के स्थित सदिश क्रमशः 2 1 -2 और 3 0 1 हैं। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, स्थित सदिश है, बिंदु सदिश है। तो वह आपसे कह रहे हैं AB बताओ, BA बताओ। अगर आप सॉल्व कर रहे होते कोऑर्डिनेट में तो आप तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने चल पड़ते, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप वेक्टर्स में हैं। और आप देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो A और B हैं, इनके जो ये सदिश दिए गए हैं ये मूल बिंदु के सापेक्ष हमेशा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई आपका 3D प्लेन होगा, XYZ एक्सेस होंगी। अब आप देखिए हम मान लेते हैं यहाँ कहीं कोई पॉइंट A है, मान लेते हैं, है ना। अब ऊपर तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है 2 1 और -2। ये पॉइंट मान लेते हैं हम क्या है 3 0 और 1। अब 3 0 1 यहाँ नहीं हो सकता, वैसे तो होना चाहिए y एक्सेस के ऊपर। चलो इसको हम 2 1 मान लेते हैं, ठीक है। 3 2 1 है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया B। हमको क्या बताना है, हमको बताना है AB। हमको क्या बताना है, हमको बताना है AB, यानी A से B की दिशा में एक्चुअली बताना है विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे ज्वाइन करें, अगर ध्यान से देखो, ये हमारा OA होगा और ये हमारा क्या होगा OB होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, हम A से B पहुंच रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट A की, तो ये जिस पॉइंट A की लोकेशन है ये हमारे O के सापेक्ष है, और जो पॉइंट B हमारा ये दिया गया है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B दिया गया है, ये जो पॉइंट B है ये भी O के सापेक्ष है। अब अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि A से B का विस्थापन कितना है, ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं,
हम इसको अगर ध्यान से देखो तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, देखो ये ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है, और चाहे हम ये दूरी ले लें, यही तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ के आए हैं हम लोग, लॉ ऑफ ट्रायंगल तो ये पढ़ के आए हैं ना कि यहाँ से ऐसे जाओ या ऐसे चले जाओ। ये क्या होता है, देखिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा ए बी और प्लस ओ बी, ये तो हो जाएगा ए बी प्लस ओ बी। कुछ मिस्टेक हो रही है एक्चुअली, क्या मिस्टेक हो रही है, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं एक्चुअली। देखिए ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कंफ्यूज मत होइए। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, देखिए त्रिभुज में दो एरो तो एक तरफ होते हैं और एक होता है अलग दिशा में। जो अलग दिशा में होता है वो एक तरफ लिखा जाता है, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ऐसा लिख सकते हो नहीं भाई। देखिए चाहे तो ओ से बी तक डायरेक्ट पहुंच जाओ, बी में पहुंच गए, और चाहे ओ से ए जाओ फिर ए से बी जाओ, वही बात तो हुई ना। अब आप देखिए हमको फाइनली चाहिए था ए बी, तो ये ए बी अगर हम इधर ही रखें और ये इधर भेज दें तो ओ बी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको ए बी निकालना था तो आपको क्या करना पड़ा, एक्चुअली बी माइनस ए करना पड़ा है, ओ लगा लो साथ में, ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अब हमको निकालना पड़ जाए क्या, बी ए निकालना पड़ जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से आएंगे, बाद वाला पहले लिखेंगे, यानी ओ ए माइनस ओ बी लिखेंगे। अब ये चीज़ आपको बार बार करके देखने की ज़रूरत है नहीं। आपको अगर कभी भी कोई दो बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु ए मानिए, दूसरा बिंदु बी मानिए, अगर आपको ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए होगा, अगर आपको बी ए निकालना है तो ओ ए माइनस ओ बी होगा। कहने का मतलब जो बाद में लिखा होगा उसको ओ के साथ पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा होगा उसको ए के साथ ओ के साथ बाद में लिखेंगे और घटा देंगे। तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसको अगर हम पॉइंट ए मान लें तो पॉइंट ए हमारा जो है उसका अगर इसे वेक्टर ए कहें तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा। और अगर अब इसे वेक्टर बी कहें तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2 है ना, जे कैप प्लस k कैप, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, हमको क्या चाहिए, इसको ए बी चाहिए था ना, तो हम लोग एक मिनट, ये जो a है वो किसके सापेक्ष है, मूल बिंदु के सापेक्ष है, तो ये ओ ए होगा और ये क्या होगा, ओ बी होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। अब हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। अभी आप फार्मूला समझ के आए हो, क्या करते हैं, बाद वाले के साथ ओ लगाते हैं और पहले लिखते हैं, फिर पहले वाले के साथ ओ लगाते हैं, बाद में लिखते हैं और घटा देते हैं। तो ओ बी देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी ये था ना 3 माइनस 2, एक बचेगा, पॉइंट में ही लिख लो चाहो तो डायरेक्ट, 1 और 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 और 1 माइनस करोगे खुद माइनस है तो क्या हो जाएगा 3। इसको आप लिख सकते हो i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए आपको बी ए निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी हो जाएगा। अब आप देखिए ओ ए क्या है, ये तो है। अब ये ओ ए हो गया, यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और ये अब इसमें इसको घटा रहे हो, 2 में 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1, 1 में 2 घटाओगे क्या बचेगा, -1, -2 में 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, -3। तो इसको लिख सकते हो -i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ये आपका बी ए वैक्टर हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट हमसे पूछ रहे हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर निकालो। जब आप जोड़ोगे तो देखो i वाला i से जुड़ेगा क्या देगा, 0, जे वाला जे से जुड़ेगा क्या दे, 0, और ये भी क्या देगा, 0। फाइनली आपको क्या मिल गया, 0। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर हमेशा 0 ही होता है। और इसको आप ऐसे समझिए, ये कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी था, ए से बी तक गए ये, और बी से ए तक आए ये निगेटिव, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 ही तो हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, जैसे a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, आपको 4a माइनस 3b चाहिए, तो यहीं पर आप 4a निकालो। 4a निकालोगे तो 7 चौकों कितना हो जाएगा, 28, 4j और ये 4k हो जाएगा। अब आप 3b यहीं पर निकालो, तो 3 दूनी 6 और ये 3,
अच्छा के वाला कुछ है नहीं तो ये तो 0 के कैप रहेगा, 3 का गुणा 0 से करो तो 0 ही हो जाएगा। 4a माइनस 3b चाहिए, तो आप 4a माइनस 3b जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको घटाओगे, यानी क्या हो जाएगा 28 में 6 घटेगा i कैप और -4 - 3 j कैप और प्लस -4 - 0 k कैप। 28 में 6 गए, कितना बचा 22 i कैप -7 j कैप -4 k कैप। अब आपको इसका मॉड निकालना है तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली थी। अंडर रूट क्या करोगे 22 का वर्ग प्लस अंडर रूट प्लस 7 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, और आप इसे सॉल्व कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं यदि बिंदु P व Q के स्थित सदिश आपको दे दिए गए, बिंदु के दिए हैं, भुजाओं के नहीं दिए, बिंदु के स्थित सदिश दे दिए गए, वैसे ही जिसे हमने आपको बताया था यहाँ कहीं P होगा यहाँ कहीं Q होगा, और आपसे पूछ सकते हैं PQ या QP। तो ये भी हमने आपको बताया था कि हमेशा O के सापेक्ष होते हैं। तो ये आपका OP हो गया, OP क्या हो गया 2i कैप प्लस 1 j कैप, यानी केवल j कैप और 0 k कैप लिखेंगे नहीं, और ये आपका चाहे तो लिख लो 0 k कैप, आपको आज समझने में आसानी होगी। और OQ कितना हो जाएगा, OQ हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। अब आपको क्या चाहिए PQ चाहिए, PQ चाहिए तो OQ यानी बाद वाला पहले लिखेंगे माइनस OP कर देंगे, यानी इसमें इसको आप घटा दोगे, इसमें इसको जब आप घटाओगे तो देखिए क्या बचेगा -1 -2, इसमें इसको घटा रहे हैं, अच्छा i कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 1 - 1 j कैप, और ये कितना हो जाएगा 2 - 0 k कैप। तो ये क्या हो जाएगा -3i कैप -0 j कैप लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, और प्लस 2 k कैप। ये आपका PQ हो गया। मॉड ऑफ PQ निकालना है तो कितना आसान है, -3 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। 0 का वर्ग क्यों, क्योंकि j वाला था नहीं, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13, क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आप कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो आप। चलिए अब हम लोग पहुंच ही रहे हैं बिल्कुल उसी लेवल पर, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बहुत दिन बाद आए हों, है ना, मतलब वेक्टर पढ़ने, जो पढ़ा ना रहे हों, तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें की हैं। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, ठीक है। कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के स्थित सदिश दिए गए हैं। अब ये त्रिभुज की भुजाओं के स्थित सदिश हैं, ना कि बिंदुओं के। देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो आपको इसके वेक्टर्स दे सकता है, इसके, तो ये OA OB OC आप मान लोगे, लेकिन जब भुजाओं की बात करेगा तो आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो ये डायरेक्ट AB AC और BC आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज के शीर्षों के कहता तो फिर हम इसको मानते, फिर इसे OA कहते हैं, इसे OB कहते हैं, इसे OC कहते हैं। और फिर अगर हमें AB निकालना होता तो हम क्या करते हैं, OB - OA करते, लेकिन तब जब ये शीर्षों की दिया होता। ये किसके दिया है, डायरेक्ट भुजाओं की दिया हुआ है। ये चीज़ हमें ध्यान देने की जरूरत है। कई बार आदमी कंफ्यूज होता है कि सर कहीं घटा रहे हैं कहीं नहीं घटा रहे हैं, तो जब भुजाओं की बात करेगा तो डायरेक्ट हमको दे दिया, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप देखिए कह रहा है कि ये इससे जो त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए ये कोई था, इसकी 3 भुजाएं आपकी दे दी गई, पहला मान लीजिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब कह रहे हैं इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, समबाहु है या समकोण त्रिभुज है। तो आप एक चीज़ समझिए, हमको क्या करना है, अल्टीमेटली ये तीनों भुजाएं हमें पता हो जाए तो हम बता देंगे समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, समकोण है। तो तीनों भुजाएं निकालने के लिए अगर हम इसे वेक्टर A मान लें, इसे वेक्टर B मान लें, इसे वेक्टर C मान लें, तो हम क्या करें, अल्टीमेटली वेक्टर A का मापांक निकाल लें, है ना, वेक्टर B का मापांक निकाल लें और वेक्टर C का मापांक निकाल लें। ये निकाल लेंगे तो हमें परिमाण पता हो जाएगा ना, इनका मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4 + 9, ये हो गया रूट के अंदर 14। ये क्या हो जाएगा B वाला, देखिए यहाँ पर क्या होगा -2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और J का गुणांक क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये था ना 9 1 10 4 14, ये भी रूट 14 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। C वाला देखते हैं, इसमें देखिए I का गुणांक 3, 3 का स्क्वायर 9, J का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर 4, और इसका -1 का स्क्वायर भी +1, 9 4 13 14। अब आप बताइए क्या देखते नहीं बता सकते आप, ये समबाहु है। समद्विबाहु तो है नहीं, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु में केवल 2 भुजाएं बराबर होती है, विषमबाहु में कोई बराबर नहीं होती, समबाहु में तीनों बराबर होती है। और देखिए तीनों बराबर है। क्या ये समकोण है, नहीं है, क्यों, क्योंकि समकोण होने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ कोई बड़ी है ही नहीं, तीनों बराबर है, इसलिए समकोण भी नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया। अब ऐसे ही कई क्वेश्चन होंगे कि आपको ABC दे दिया होगा, ठीक है, और अब आपसे कहेंगे त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, कैसा है। तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे, इन भुजाओं के
परिमाण को, मैग्नीट्यूड को निकालोगे और फिर आप देख लोगे अगर तीनों बराबर है तो समबाहु, दो बराबर है समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं है विषमबाहु, या बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो रहा है, तो आप कह दोगे समकोण। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर अब हम आगे पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में भुजाओं के स्थित सदिश दिए गए थे, यहाँ पर आपको शीर्ष दिए जा रहे हैं। शीर्ष देने का मतलब जो है, ये जो आपको दिया गया है ना, ये क्या दिया गया है आपको, ये मान लीजिए अगर A है, ये मान लीजिए अगर B है, और ये मान लेते हैं अगर हम C है, तो ये इसके स्थित सदिश दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब अगर आपको स्थित सदिश आपको बिंदुओं के दिए जाएंगे, ये बिंदु ही तो होते हैं शीर्ष, OA मान लो इसे आप, OB मान लो इसे आप, और इसे आप क्या मान लो, OC मान लो। इसे डायरेक्ट AB नहीं मान सकते हो। अगर ये भुजाओं के स्थित सदिश होते इसके, तब हम डायरेक्ट AB, AC और BC मान सकते थे। ये कन्फ्यूजन दिमाग में कभी न रखना। शीर्ष अगर आपको दिए जा रहे हैं तो एक तरीके से ये बिंदु है, तो ये बिंदु सदिश हो गए। बिंदु सदिश हमेशा OA, OB और OC के फॉर्म में ही माने जाते हैं। अब आपको चाहिए मान लीजिए AB, और अगर आपको AB चाहिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे OB माइनस OC, OB माइनस OA, ये तो करोगे। देखिए अब इसका क्वेश्चन क्या होगा कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ये है, तो त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, मान लीजिए वही ऑप्शन, इस क्वेश्चन के ही ऑप्शन हम ले लेते हैं। तो अब आपका ये क्या हो गया, AB क्या निकलेगा, OB माइनस OA, इसमें इसको घटाओगे, 4 में 2 घटाओगे क्या आएगा, 2i कैप, 5 में 4 घटाओगे क्या बचेगा, j कैप, और k में ये घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, अब इसके बाद आपका AB के बाद अब आप निकालोगे क्या, AB के बाद आप निकालोगे, AB के बाद आपको निकालना है क्या, मान लीजिए BC निकालना है। BC क्या हो जाएगा, OC माइनस OB, BC क्या हो जाएगा, OC माइनस OB हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे सर कहते हैं आज वीडियो बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे। मुझे नहीं पता मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो 2-4 लोग पसंद करते हैं यही होता है। बच्चे हैं छोटे, एक बिटिया है 3.5 साल की और एक बिटिया है हमारी अभी 9 महीने की। और आप देख रहे होंगे वो गेट पर, जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ दोनों खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं बाहर निकलो खेलो मेरे साथ। तो ये समस्याएं हो जाती हैं थोड़ा सा। और चलिए खैर इन बातों में नहीं पड़ते हैं। 1 तारीख से फ्री हो जाएंगे, अपने वर्किंग एरिया में पहुँच जाएंगे, तो उतनी समस्या वहाँ पे नहीं आने वाली। खैर BC निकालते हैं। BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी, देखिए OC माइनस OB, OC माइनस OB करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का I कैप, माइनस है माइनस का 11 J कैप और प्लस का 2K कैप। और ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे, ऐसे ही आप निकाल दोगे CA, है ना, ऐसे ही आप क्या निकाल दोगे, CA या AC कुछ भी निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा OA माइनस OC, ये तो हो जाएगा। अब इसके बाद OA माइनस OC कर लो, इसमें इसको घटा लो, क्या बचेगा, माइनस का I कैप, 4 में 6 घटाओगे तो प्लस का 10J हो जाएगा, और माइनस के माइनस 4K हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनका परिमाण निकाल लो। यहाँ से क्या निकालो, मॉड ऑफ AB निकालो, यहाँ से क्या निकालो, मॉड ऑफ BC निकालो, और यहाँ से क्या निकालो, मॉड ऑफ CA निकालो। जब आप इसका मॉड निकालोगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और ये 4, 4 4 8 1 9, ये क्या निकलेगा 3। इसका जब मॉड निकालोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1, माइनस 11 का वर्ग, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई भाई, कुछ ज़्यादा बड़ा सा आ रहा है ये, चलो फिर भी देखते हैं। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 है ना, प्लस का 121 और प्लस 4। ठीक है, और इसका निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100, 4 का वर्ग 16, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, अंडर रूट 126, और यहाँ पर कितना हो गया 117। देखिए इसमें पहली बात तो तीनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, विषमबाहु कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप और देखो, बड़ी भुजा ये होगी ना सबसे, अगर हम इसका वर्ग निकालें 126 का वर्ग और इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग करें तो भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, बराबर ही हो रहा है, 9 + 117 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 126। यानी बड़ी भुजा का वर्ग, ये जो बड़ी भुजा थी, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर केवल समकोण होता,
है ना, केवल समकोण होता तो हम ये आंसर मार सकते थे और ये भी हमारा सही होता है, यानी दोनों आंसर सही हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु समकोण, तो अब इसे समद्विबाहु भी तो होना पड़ेगा, और समद्विबाहु तब होगा जब दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, शायद DSSB या पता नहीं, पर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, फिर वही शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो आप इसे बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे क्या मान लोगे, ओ ए बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ठीक है, ओ बी कितना हो जाएगा आपका, ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा आपका बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप, और ओ सी कितना हो जाएगा आपका, ओ सी हो जाएगा गामा आई कैप प्लस अल्फ़ा, देखिए गामा अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा जे कैप और प्लस बीटा के कैप, इतना हो गया। अब आपसे कह रहे हैं इन शीर्षों से जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब त्रिभुज के ये तो शीर्ष हैं, अभी हमको क्या चाहिए, भुजाएं। अगर हम ए बी भुजा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी ओ बी माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ये तो हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, यानी इसमें इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, डायरेक्ट बीटा माइनस अल्फ़ा आई कैप होगा प्लस गामा माइनस बीटा, है ना भाई, जे में जे वाला घटाओगे जे कैप और प्लस अल्फ़ा माइनस गामा के कैप, यही तो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए बी हो गया। यहीं अगर डायरेक्ट मॉड ऑफ ए बी निकाल दें हम लोग, यहीं अगर डायरेक्ट मॉड ऑफ ए बी निकाल दें तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, भाई आई के गुणांक का वर्ग, प्लस गामा माइनस बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप सोचो अगर हम इसे क्रम से लिखें तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्यों, माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाओ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम बीटा माइनस गामा का स्क्वायर लिख सकते हैं और इससे हम गामा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा मॉड ऑफ ए बी आ गया। अब अगर हम बात करें बी सी की, भाई तीनों भुजाएं तो हमें निकालनी पड़ेंगी तभी तो चेक कर पाएंगे कैसा है। बी सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ये तो हो जाएगा। अब ओ सी देखिए ये है और ओ ए ये है, इसका मतलब गामा माइनस अल्फ़ा आई कैप, गामा माइनस अल्फ़ा आई कैप, है ना, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा जे कैप और प्लस बीटा माइनस गामा क्या हो जाएगा, के कैप। ये हमारा बी सी हो गया। मॉड ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ बी सी वही हो जाएगा क्या, गुणांकों के वर्गों का योग, गामा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। अब क्रम से लिख लो, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, बात वही है, चलो लिखा रहने देते हैं, बी सी हो गया। अब आप सी ए निकाल लो, तो जब आप सी ए निकालोगे देखो तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा, और ओ ए आपका ये है, ओ सी आपका ये है। फाइनली आपको मिलेगा अल्फ़ा माइनस गामा आई कैप प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा जे कैप प्लस गामा माइनस बीटा के कैप, ये तो हो गया। अगर आप मॉड ऑफ सी ए निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस गामा माइनस बीटा का स्क्वायर। अगर आप इसे क्रम से लिखो, चक्रीय क्रम, एक्चुअली ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं, अल्फ़ा है ना, बीटा और गामा, यानी अल्फ़ा के बाद बीटा है, बीटा के बाद गामा है, गामा के बाद अल्फ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर वर्ग लगाओ प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम तीनों को देख रहे हैं तो देखो तीनों बराबर चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है ये वाला, इसमें आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कुछ। तो लगभग पूरे 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच पाए हैं गुणनफल। सदिशों का गुणनफल कैसे होता है ना। देखो दो टाइप का होता है प्रोडक्ट, दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी एक होता है अदिश गुणन जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या कभी हम बोलते हैं इसे डॉट प्रोडक्ट भी, ठीक है। और एक होता है आपका सदिश गुणन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट,
वेक्टर प्रोडक्ट, या कभी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली ज़्यादा ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब दो वेक्टर है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, अगर इनके बीच अदिश गुणन हो रहा है तो ये ए डॉट बी हो रहा है ना। लेकिन अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है और इनके बीच सदिश गुणन हो रहा है तो एक्चुअली ए क्रॉस बी हो रहा है। बात समझ आई? देखो इसको अदिश गुणन क्यों कहते हैं? जब हम ए डॉट बी करते हैं, कैसे करते हैं इस पर तो आ ही रहे हैं। जब हम ए डॉट बी करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वो एक अदिश मिलता है, एक अदिश राशि मिलती है, ठीक है। और इसे सदिश गुणन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, कैसे करते हैं का काम तो भी हो ही जाएगा, लेकिन जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है? वो एक सदिश राशि मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। अब ए डॉट बी, पहले हम लोग अदिश गुणन की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर है हमारे, मान लीजिए कोई वेक्टर ये इस तरीके से वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर मान लीजिए बी है, और इनके बीच कोई कोण थीटा है, ठीक है। ये वेक्टर हमारा ए था, ये वेक्टर हमारा बी था, और अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और इंटू कॉस थीटा। वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से फार्मूला कॉस थीटा यानी इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ए डॉट बी चाहिए तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इसी से निकल के आता है। देखिए ध्यान से, ये ए डॉट बी है एक्चुअली। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर क्या हो, अगर आपका ए डॉट बी हमारा किसी तरीके जीरो हो जाए, अगर हमारा ए डॉट बी क्या हो जाए? जीरो, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी, है ना। फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। और कॉस जीरो किसका मान होता है? कॉस में जीरो कॉस जीरो का मान होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी जीरो आया। कॉस जीरो में किसका मान होता है? कॉस 90 का मान होता है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है, तो उनके बीच कोण क्या होगा? 90 होगा। ये बात आप समझ गए। और अगर इसका हम उल्टा बोले कि किन्हीं दो वेक्टर के बीच में कोण 90 डिग्री का है, कोण 90 अंश का है, तो उनका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। अगर हम ऐसे भी कहें कि दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या हैं? परपेंडिकुलर है। ये बात तो आप समझ ही गए। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो है, तो वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपको नोट करना चाहिए, न केवल कॉपी में बल्कि मस्तिष्क में भी, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर जीरो आया तो एंगल आपका 90 होगा, या हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। चलिए तब क्या होगा अगर हम किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट निकाल दें। सपोज मानिए हम क्या करने जा रहे हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करने जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए, है ना, ये तो होगा, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही हो जाएगा, और इंटू कॉस थीटा। अब देखो जो वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसका खुद के साथ कोण तो जीरो ही होगा, है ना। तो अब इसको हम कैसे ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं ऐसे, इसको वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू कॉस क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इसको हम ले सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल्स इंटू कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। यानी किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। महा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार प्रश्नों में अब आगे यूज़ होगा और आप कहोगे कि इसकी जगह ये कैसे लिख दिया। ये बात आपको यहाँ से समझ लेनी चाहिए। आपको क्या समझना है? आपको क्या समझना है? आपको समझना है किसी भी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, और ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कहीं पर अब आगे आप सॉल्व करोगे, आप अभी आगे सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे? जैसे अभी से लिखा होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। अब आपको इसका वर्ग निकालना होगा, तो अब हम आगे ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर लिख देंगे कहीं पर। अब आप कहोगे सर इसकी जगह ये लिख दिया, भाई क्यों? किसी भी वेक्टर के मापांक का वर्ग उसके वेक्टर के वर्ग के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मापांक हटा के ब्रैकेट लगा सकते हैं ना। अब आप इसे सॉल्व करो तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ऐसे तो कर सकते हो। अब आप देखिए फिर से
कोई वेक्टर का वर्ग है उसको उसके मापांक का वर्ग भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई समस्या आपको, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। प्लस अब देखिए यहाँ वर्ग तो है नहीं तो इसको हम नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे वेक्टर ए डॉट बी। तो अब आगे के प्रश्नों में कहीं पर भी ऐसे लिखा होगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ करेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग कहीं है तो वेक्टर ए के मापांक का वर्ग प्लस वेक्टर बी के मापांक का वर्ग प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कैसे आया आप समझे भैया, ये चीज़ तो आप समझ ही गए ना। अब यहाँ पर क्यों नहीं हमने हटा दिया, लगा दिया मापांक, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग नहीं है, ये वर्ग में ही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोग ये पढ़ के आए थे आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, ये पढ़ के आए थे। अब देखिए ये क्या थे, एकांक सदिश थे, ये एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, ये एकांक सदिश थे। अब मान लीजिए अगर हम आई कैप इंटू आई कैप निकालना कहें, आप आई कैप इंटू आई कैप निकालने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए आई कैप इंटू आई कैप, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आई कैप है ना का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ऐसे भी तो कह सकते हो। तो इसको कह सकते हो मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस, और किसी वेक्टर का उसी के साथ जब कोण निकालेंगे तो क्या होगा, 0, ये तो होगा मॉड ऑफ आई कैप। देखो ये चूंकि एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मापांक हमेशा क्या होता है, 1 होता है, एकांक सदिश का मापांक क्या होता है, 1, और ये क्या होगा 1। फाइनली आई कैप डॉट आई कैप क्या मिल गया आपको, 1। वैसे ही आप देखिए जे कैप डॉट जे कैप भी क्या आएगा, 1 आएगा, और के कैप डॉट के कैप भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन तब क्या होगा जब हम क्या कर दें, सपोज मान लो हम निकालना जा रहे हैं आई कैप डॉट जे कैप, तो देखिए हमको पता है कि ये जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये आई कैप जे कैप और के कैप है। तो अब आई और जे के बीच में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर आई मॉड ऑफ वेक्टर जे, है ना, और कॉस और एंगल बीच का, एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये अक्षों के अनुदिश होता है। अब देखिए आई का मापांक 1, जे का मापांक 1, क्यों 1, क्योंकि ये एकांक सदिश ही हैं और एकांक सदिश का मापांक हमेशा 1 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। फाइनली क्या मिल गया, 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया, 0, वैसे ही जे डॉट के क्या हो जाएगा, 0, और वैसे के डॉट आई क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर अलग अलग एकांक सदिश का गुणा हो रहा है तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब आई डॉट जे या आई डॉट के है या के डॉट आई है या जे डॉट के है, मतलब अलग अलग हैं, ये सब क्या होंगे, ये 0 होंगे। ये बात भी आप समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए ठीक है। एक चीज़ हमने मिस कर दी बीच में बताना, जो मैं अभी तक बता देनी चाहिए थी, वो क्या थी, वो थी दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात। चलिए अभी हम बता देंगे कहीं आगे दिक् कोज्जाएं और दिक् अनुपात क्या होते हैं, या अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बता देंगे। देखिए अभी आप क्या समझे डॉट प्रोडक्ट में, अभी आप डॉट प्रोडक्ट में समझे हो, देख लो, नोट करने वाले पॉइंट है। आप डॉट प्रोडक्ट में अभी तक क्या समझे, आप डॉट प्रोडक्ट में समझे अभी तक, या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन भी कहते हैं। अगर वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है। आप ये समझे, यहाँ से आप समझे अगर कॉस का एंगल निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा, ये समझे। आपने समझा यदि ए डॉट बी 0 आ गया तो क्या होगा, ए परपेंडिकुलर होगा बी पर, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप क्या समझे, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप डॉट है ना, बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। अगर ये अलग अलग हो जाएं, आई डॉट जे हो जाए या जे डॉट के हो जाए या के डॉट आई हो जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप और समझो, डॉट प्रोडक्ट में चाहे ए डॉट बी करेंगे चाहे बी डॉट ए करेंगे, ये क्रम विनिमय का नियम गुणन में जो है फॉलो करता है, ये सही रहेगा। क्रॉस में नहीं सही रहेगा, जब हम क्रॉस की बात करेंगे तब क्रॉस की बात कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जाने, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग क्या जाने कि किसी भी वेक्टर का वर्ग अगर है तो उसको उसके मापांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, ये हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाने, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हाँ एक चीज़ जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर है ए,
यानी है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। और हमारा कोई वेक्टर है B, ये है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब अगर हम A डॉट B निकालने जा रहे हैं तो निकालने का तरीका क्या होगा, निकालने का तरीका क्या होगा ज़रा आप समझ लो ध्यान से। निकालने का तरीका होगा इनका I के गुणांकों का आपस में गुणा कर लो A1 B1, J के गुणांकों का आपस में गुणा कर लो A2 B2 और K के गुणांकों का आपस में गुणा कर लो और ये हमारा A डॉट B आएगा। कैसे आएगा, अगर आप गुणा करो देखो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एक तरफ रखो, डॉट प्रोडक्ट B1 आई कैप है ना प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब आप क्या करो, गुणा कराओ। देखो जब आप इसका इससे गुणा कराओगे तो ये क्या होगा A1 B1 है ना और आई कैप और आई कैप है ना, तो क्या हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा ना। और किसी भी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। या आप ऐसे समझो कि A1 B1 और आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा और आई कैप डॉट आई कैप या जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है 1 ही होता है। तो बात समझे, ये तो हो जाएगा फिलहाल यहाँ पर क्या 1। जब आप इसका इससे कराओगे तो ये तो कुछ गुणा होगा, लेकिन जब आई डॉट जे होगा तो देखो जब अलग अलग होते हैं इनका मान क्या होता है 0, तो इसमें 0 मिल जाएगा इसमें 0 मिल जाएगा। ठीक, चलो अब इसका तीनों से हो चुका, जब इसका इससे कराओगे तो आई डॉट जे तो होगा ये 0 हो जाएगा। जब इसका इससे कराओगे तो देखो A2 इंटू B2 और जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसका इससे कराओगे तो A3 B2 तो आएगा लेकिन जे डॉट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका भी सबसे हो चुका। अब इसका जब इससे कराओगे तो आई और के मिलेगा 0 कर देगा, इसका इससे कराओगे के और जे मिलेगा ये भी 0 कर देगा। जब इसका इससे कराओगे तो A3 B3 के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको इससे पता चल जाना चाहिए। सपोज मान लीजिए वेक्टर A इक्वल्स टू दिया गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर B आपको दे दिया गया माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और आपको A डॉट B निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल I के गुणांकों का आपस में गुणा कर लो। I का गुणांक यहाँ क्या है 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 और ये 1 प्लस लगाओ ब्रैकेट लगा के 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। बात समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 फाइनली क्या मिला आपको -2। तो ये जो A डॉट B आपको मिला ये क्या मिला -2 मिला। और देखो हमने बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो आंसर आपको मिलता है वो बिना आई जे के मिलता है। इसका मतलब वो अदिश राशि होता है। बात समझ गए। इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं है, केवल परिमाण है, इसलिए क्या है अदिश। इसका मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन हमेशा हमें क्या देता है, अदिश देता है। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और आ गई भी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो हमारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको A दिया गया है, B दिया गया है, बीच का कोण निकालना है। कोण निकालने का फार्मूला आप यही याद रखिए, A डॉट B बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B और आपका इंटू कॉस थीटा, ये तो होता है A डॉट B बराबर। ठीक है, अब A आपको दिया गया है कितना, देखिए ये और B दिया गया है ये, डॉट प्रोडक्ट दोनों का करेंगे तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा 6। देखो आई वाले आपस में गुणा प्लस इसका गुणांक क्या है 1 गुणे -2 कितना आ जाएगा -2 और 3 गुणे ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। इधर से A डॉट B ये हो गया। मॉड ऑफ A कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ A इसका मॉड निकालना है, डायरेक्ट निकालो आप जल्दी से। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। मॉड ऑफ A हो गया। मॉड ऑफ B कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4 होगा और 1 का वर्ग 1। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। देखिए कितना हो गया 9 4 13 14, √14 गुणे √14 और इधर क्या है कॉस थीटा। इधर क्या है 6 में 2 गए 4 में 3 जोड़ोगे 7, ये 7 बराबर 14 इंटू कॉस थीटा। ये 14 बटे में आ जाएगा 7 बटा 14 बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 1/2। 7 एकम 7 7 दूनी 14। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर 60 अंश या इसको पाई के रूप में लिखोगे
तो π/3 आपको आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे रहे हैं कि a बराबर ये है, b बराबर ये है, और कह रहे हैं यदि a b पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो लैम्डा का मान बताओ। अब अगर a b पर परपेंडिकुलर है तो आपको 100% वो बता रहा है कि a डॉट b किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि जब a डॉट b 0 होता है, अभी हम पढ़ के आए, तभी क्या होता था, लंब होता था। ठीक है, तो अब a डॉट b 0 के बराबर है, डॉट प्रोडक्ट करो, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 है ना, प्लस लैम्डा गुणे -2 कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा, और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 है ना, बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो 2 -2 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0, 3 2 5 -2 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0, -2 लैम्डा बराबर -5, लैम्डा बराबर 5/2। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको आंसर दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन है आपका यही है वेक्टर ए, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर a/2, तीसरा ऑप्शन है माइनस ऑफ वेक्टर ए, चौथा ऑप्शन है मान लीजिए डी, ये है वेक्टर 2a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसमें आपको चेक करना है। देखो वेक्टर a डॉट आई कैप, और ये आई जो बाहर आई जे के लगा रहता है, ये वो है। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वेक्टर a बराबर कुछ है क्या, जैसे मान लीजिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मान लिया भाई कोई वेक्टर है हमारा। अब आप सोचो जब वेक्टर a डॉट आई कैप करोगे, इतना सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप का हम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आई कैप से। तो देखो क्या होने वाला है, इसका इससे गुणा करोगे तो ये तो a1 बचेगा, आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, और आई इंटू जे 0 और आई इंटू के 0, तो फाइनली ये आपको क्या मिला, ये मिला a1। ऐसे ही जब ये आप करोगे इससे जे कैप का, जब इसमें जे कैप का गुणा करते तो ये 0 हो जाता, सिर्फ यही तो बचता भाई, जे इंटू यहाँ अगर जे होता सपोज मान लो, तो जे इंटू जे ये 1 होता, तो ये a2 बचता, बाकी आई इंटू जे 0 हो जाता, के इंटू जे 0 हो जाता डॉट में, है ना। तो ये आपका फाइनली क्या बचता, a2, और जब हम a का करते किससे, के साथ, तो यहाँ रख देते के, तो ये वाला 1 होता, बाकी ये दोनों 0 हो जाते, तो यहाँ क्या बचता a3। अब आप सोचो इसका मतलब a डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई, a1, a डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई, a2, यही तो आई है, और a डॉट के की वैल्यू क्या आ गई, a3। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखो, इसकी जगह आपको a1 रखना है, तो आपको बचा क्या, आपका बचा a1 आई कैप, ये a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप। और अगर ध्यान से देखो इसी को तो आपने a माना था, शुरुआत में माना था कि नहीं, तो सॉल्व करने पर आपको फाइनल आंसर क्या मिल गया, a मिल गया। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया। और वेक्टर बहुत आसान है, मतलब कुछ कठिन है नहीं। अगर आप सोच रहे हो सर कुछ पता नहीं क्या सरल सरल पढ़ा रहे हैं, तो है ही इतना आसान कि इसमें कुछ कठिन क्या बताया जाए। चलिए क्वेश्चन है, और इनमें से हर एक क्वेश्चन आने की पूरी ताकत रखता है आपके पेपर में, हालांकि है बहुत सरल। चलिए, अगर कह रहे हैं मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी, तो थीटा आप बताओ। थीटा बताने के लिए देखो कहीं ना कहीं आपको a डॉट बी लाना पड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू कहीं कॉस थीटा में आएगी जाके, है ना। तो अब आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। यहाँ अगर वर्ग नहीं है तो आप वर्ग कर दो। जब आप वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो हमने कहा था, अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का वर्ग, अभी देखो पीछे बताया था और कहा था बहुत ज़्यादा यूज होगा, उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, ये बताया था ना आपको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी का कंप्लीट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये तो हो जाएगा। और फिर से इसको मापांक के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर a का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें जब जरूरत होगी इस फॉर्म में लिखेंगे, जब जरूरत होगी इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर b का वर्ग, प्लस यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अब आगे से हम कभी भी मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, a माइनस बी करेंगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये बात अगर आप नहीं समझ आए तो फिर से देख लीजिए, और फिर भी ना आए तो आप ग्रुप में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का वर्ग, है ना, और प्लस 2 और a डॉट b। यहाँ मॉड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा आप अभी समझे। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ a का वर्ग प्लस मॉड ऑफ b का वर्ग और माइनस 2a डॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं। ये इससे गया, ये इससे गया, इधर आके ये क्या हो जाएगा
4a डॉट बी बराबर 0, चार्ज नीचे चला जाएगा तो a डॉट बी बराबर 0, और आपको पता है कि अगर a डॉट बी 0 हो तो a परपेंडिकुलर b होता है, अर्थात थीटा, यानी दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a का वर्ग, मॉड ऑफ b का वर्ग प्लस 2a डॉट b। यहाँ मॉड क्यों नहीं लगाया, आप इसको देखिए शुरुआत में जैसे मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a का वर्ग प्लस मॉड ऑफ b का वर्ग। देखिए ये इससे कटा, ये इससे कटा, क्या बचा, 2a डॉट b बराबर फिर 0, a डॉट b बराबर आपका क्या मिला, 0, यहाँ से a परपेंडिकुलर हो गया b पर, अर्थात थीटा क्या हो गया, 90। जब a डॉट b 0 होता है तो कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। अगला कह रहे हैं यदि a b और a प्लस b ये तीनों एकांक सदिश हों, एकांक सदिश बताने का मतलब ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर a 1 है, मॉड ऑफ वेक्टर b भी क्या है, 1 है, और कह रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b ये भी क्या है, 1 है। ये बता रहे हैं आपको एकांक सदिश हो तो a और b के बीच का कोण आप बताइए, a और b के बीच का कोण आप बताइए, a और b के बीच का कोण बताना है। देखिए आपको पता है कि मॉड ऑफ a प्लस b बराबर क्या है, 1, सवाल में बताया गया। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर हम खोलें तो मॉड ऑफ a का वर्ग प्लस मॉड ऑफ b का वर्ग प्लस 2a डॉट b, आप समझे ना कैसे मैंने यहाँ पर किया था, ध्यान से देखिएगा, बराबर 1। मॉड ऑफ a आपको क्या दिया गया, 1, मॉड ऑफ b क्या दिया गया, 1, क्योंकि a b और a प्लस b एकांक सदिश थे इसलिए उनका मापांक भी क्या होगा, 1, प्लस 2a डॉट b, ये क्या है इधर, 1 प्लस 1 2, इधर जाके 2a डॉट b कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा -1, और आपका a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा 1/2, वो भी माइनस का। a डॉट b आपका क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया है, ठीक है। अच्छा ये होता क्या है, डॉट b मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b और कॉस थीटा, ये तो होता है बराबर माइनस का 1/2, मॉड ऑफ a 1, मॉड ऑफ b 1, कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2। कॉस थीटा में -1/2 किसका मान होता है, कॉस 120 का होता है, करके देख लीजिएगा। थीटा बराबर क्या आ गया आपको 120, या 120 को आप चेंज करोगे तो π/180 से गुणा कर दो तो ये आपका 2π/3, इसको क्या लिख सकते हो 2π/3, यानी कोण आप 120 दो चाहे 2π/3 दो। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, कह रहे थे a b और a प्लस b तीनों ही एकांक सदिश हैं, इसलिए तीनों के मापांक के बराबर हो गए। हमसे कहा a और b के बीच का कोण बताओ, तो आपने सोचा कहीं से a डॉट b आपको लाना पड़ेगा तो वर्ग कर दो, वर्ग कर दिया क्योंकि ये इसके एक के बराबर था ना, वर्ग कर दिया, ये हमने इस तरीके से खोल दिया। सॉल्व करते करते a डॉट b -1/2 आया। अब a डॉट b दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा होता है, रख दिया, इन दोनों का मान 1 था देखिए, और सॉल्व किया, -1 आया, -1/2 आया, कॉस में -1/2 कॉस 120 का मान होता है, और हमारा 2π/3 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग इन क्वेश्चंस को। चलिए, मॉड ऑफ ए आपको 2 दिया गया, मॉड ऑफ बी आपको 3 दिया गया, a डॉट बी आपको 4 दे दिया गया, आपको मॉड ऑफ a माइनस बी और मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना है। चलिए, तो आपको मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और a डॉट b के रूप में कैसे मिलेगा, अगर आपका मॉड ऑफ a प्लस बी आपको निकालना है, मान लीजिए, ठीक है, तो मॉड ऑफ a प्लस बी निकालना है। हम एक्चुअली मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर और प्लस 2a डॉट b, ठीक है। ये कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया था, फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार समझ लो। मॉड ऑफ a का स्क्वायर जो है उसको वेक्टर a का स्क्वायर लिखा जा सकता है, अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो अब इसे मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के स्क्वायर को आप वेक्टर a प्लस b का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, है ना, और प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b और 2 साथ में। अब देखो, वेक्टर a के स्क्वायर को फिर से मॉड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको फिर से मॉड ऑफ b स्क्वायर लिख सकते हो। इसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसकी जगह डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग प्रयोग करते हैं। बार बार आपको नहीं बताएंगे, आपको याद हो जाना चाहिए, तरीका समझ आना चाहिए। अब देखिए, मॉड ऑफ a कितना है, मॉड ऑफ a कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b कितना है 4, तो 4 9 और 8 9 17 4 21, तो ये मॉड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर है। तो मॉड ऑफ a प्लस b कितना हो जाएगा, √21 हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम निकालते माइनस a माइनस b का स्क्वायर निकालते तो यहाँ क्या हो जाता, देखो खाली यहाँ माइनस लग जाता, यहाँ माइनस लगता तो यहाँ माइनस लगता, यहाँ माइनस लगता तो यहाँ माइनस लगता, फाइनली क्या होता है 4 + 9 - 8।
9 4 13 माइनस 8 क्या बचता 5, है ना। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ये स्क्वायर था तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाता है, √5 हो जाता। तो ये आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे। जैसे आपको मॉड ऑफ ए 5 दिया है, मॉड ऑफ बी 12 दिया है, मॉड ऑफ सी 13 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो ए बी बी सी और सी ए का योग निकालना है। ज़रा देखो आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब आपको ए बी बी सी सी ए लाना है। ज़रा सोचो अगर हम ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी का निगेटिव लिख दें, कोई दिक्कत? अब सोच रहे हैं हम कि हमको ए बी और बी सी लाना है ना, और इधर मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, 2 2 का रूप बनाना है। तो हम क्या करें, दोनों ओर सी का गुणा कर दो, तो दोनों ओर सी से डॉट प्रोडक्ट कर दें। अगर हम सी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर माइनस वेक्टर सी का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। इसको क्रम से लिख लो कि बी सी और प्लस ए सी को सी ए लिख सकते हो, सी ए बराबर माइनस, और इसे लिख सकते हो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। किसी वेक्टर का वर्ग उसके मॉड के वर्ग के बराबर होता है। मॉड ऑफ सी आपको दिया 13 यानी -169, ये आपको मिल गया बी सी प्लस सी ए आपको मिल गया 169, समीकरण 1 बना लो। ऐसे ही एक बार सी को भेजा था, इस बार हम ए को भेज दें तो b प्लस सी बराबर माइनस ऑफ ए हो जाएगा, और दोनों ओर a से गुणा करा दो तो b प्लस सी है ना डॉट ए इक्वल्स टू माइनस ए का गुणा करा रहे हैं, दोनों डॉट नहीं गुणा करा रहे हैं एक्चुअली। तो ये क्या आ जाएगा b डॉट, वही बात है, ये आपका बराबर माइनस और ये वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए बी वेक्टर प्लस सी ए है ना वेक्टर बराबर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। किसी वेक्टर का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, और मॉड ऑफ ए 5 तो इसका कितना हो जाएगा 25, यानी ये ए बी प्लस सी ए आपका हो गया कितना -25, समीकरण 2। अब अब की बार अगर हम b को भेजेंगे, देखिए जब हमने c को भेजा था तो मॉड ऑफ c के वर्ग के बराबर इधर आया था। देखिए जब हमने c को इधर भेजा था तो क्या आया था, 13 का वर्ग ही तो इधर आया था। जब हमने इधर b को भेजा, जब हमने इधर a को भेजा तो a बराबर कितना 5, 5 का वर्ग ही तो इधर आया, माइनस लग गया। तो अब ऐसे ही जब हम b को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस सी बराबर माइनस b बचेगा ना। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, b का गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा ए बी प्लस ऐसे बी सी हो जाएगा, है ना, और माइनस बी के मापांक का वर्ग, यानी फाइनली बी का मान कितना है -12 144 हो जाएगा, 12 का वर्ग। इसी तरीके से समीकरण 3 हो गया। अब आप क्या कर दो, 1 + 2 + 3 कर दो, 1 + 2 + 3 कर दो, तो देखो क्या होगा, बी सी प्लस सी ए बी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी, 2 2 बार सब आ जाएंगे। इसको ए बी प्लस बी सी है ना प्लस सी ए लिख सकते हो, बराबर -169 -25 -144। तो 2 इधर भाग में चला जाएगा और इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 9 4 13 5 18 हासिल 1 6 2 8 4 12 1 13 -1 -2 और -3 338 है ना, और 2 इधर बटे में आ जाएगा तो फाइनली -169 ये तो आएगा। हाँ, ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एकांक सदिश हों, जैसे ही कहा एकांक सदिश हों, तो एक वेक्टर ए का मॉड क्या हो गया 1 और वेक्टर बी का मॉड क्या हो गया 1। एकांक सदिश का जो मापांक होता है वो 1 होता है। और कह रहे हैं इनके बीच का अगर कोण थीटा हो, यानी कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। चलो थीटा है, तो कह रहे हैं ए माइनस बी की वैल्यू बताओ आप। देखो ज़रा ध्यान से अगर देखो, अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर कर लो। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -2a डॉट बी। ये हम आपको कई बार समझा चुके हैं। ये 1 + 1 का स्क्वायर -2 और a डॉट बी है ना, a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये तो होता है फार्मूला a डॉट बी का। देखिए तो ये तो 2 हो गया, 2 - 2, ये मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 1, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा 1 × कॉस थीटा। फाइनली क्या हो जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा।
2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला खोलो, कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला खोलो कि 1 कट जाए तो 1 माइनस, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कैसा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए तो इससे क्या होगा कि ये 1 से 1 कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस अंदर जाके, तो ये कितना हो गया फाइनली 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्या हो गया, a माइनस बी के मापांक का वर्ग। जब वर्ग घटाएंगे तो a माइनस बी के मापांक का आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली आपको क्या निकालना था, a प्लस बी निकालना था, तो मॉड ऑफ a प्लस बी का वर्ग कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a का वर्ग प्लस मॉड ऑफ b का वर्ग और प्लस 2a डॉट b, यही तो हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है और 2a डॉट b क्या होगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और कॉस थीटा। फाइनली 2 प्लस, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b 1 है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 2, और इसको लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व कर लेना, इसमें फार्मूला खोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का, ताकि 1 कर जाए। ये है आपका a प्लस बी के मापांक का वर्ग। वर्ग घटाओगे तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 2 गुणे 2 4 होता, यानी फ़िलहाल 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आपको मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, यानी a और b क्या थे, 2 यूनिट वेक्टर थे। यूनिट वेक्टर का मतलब उनका मापांक यानी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। हमको ये निकालना था, a माइनस बी अपना कुछ दे ही नहीं सकता, तो पहले स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने से फ़ायदा होगा, वो a डॉट बी का ही मिलेगा, वहाँ से एंगल वाला बात बनेगी, फिर बाद में हम रूट ले लेंगे, काम हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, मॉड ऑफ a 3 मॉड ऑफ b 4 मॉड ऑफ c 5 हो तो a परपेंडिकुलर b प्लस c, b परपेंडिकुलर c प्लस a और c परपेंडिकुलर a प्लस b हो, c परपेंडिकुलर a प्लस b हो, ये बताया जा रहा है, तो इसका मान आपको बताना है। अच्छा देखो, अगर a परपेंडिकुलर b प्लस c है, इसका मतलब ये इस पर लंब है, और इस पर लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ab प्लस ac ना लिख के ca लिख दें, बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 1। ऐसे ही जब b परपेंडिकुलर आपका c प्लस a है तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं b डॉट c प्लस a बराबर 0 होना चाहिए भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तभी तो लंब होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC है ना, BC प्लस AB बराबर आपका 0, समीकरण 2। ऐसे ही आपका C डॉट A प्लस B, यानी C परपेंडिकुलर A प्लस B है, तो ये क्या होगा, वेक्टर C डॉट A प्लस B, ये क्या होना चाहिए, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये CA प्लस BC, ये भी क्या होना चाहिए, 0 के, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए आपको वैल्यू क्या बतानी थी, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो बताना था। क्वेश्चन क्या था भाई, ये तो फिर मापांक देने का मतलब ही क्या रहा। अच्छा यहाँ पर हाँ ये भी बताना है, और एक क्वेश्चन और है, आपको मापांक a प्लस बी प्लस सी ये भी बताना है, ये भी बताना है, इसलिए यहाँ पर ये काम आएगा। चलिए, तो अब अगर आप देखो इन तीनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 2ab प्लस BC प्लस CA बराबर, ये जोड़ोगे तो सब 0 ही रहेगा, 2 0 के नीचे चला जाएगा, फाइनली ये आंसर क्या मिल गया, 0। आपको एक तो मिल गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपको मापांक a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बताना है, ये बताना है, वर्ग बताओ या यही बता लो, चलो ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, देखिए इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह हमारे पास हो। पता नहीं यहाँ तक आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा हो गया और आपको इंटरेस्ट आया भी कि नहीं, फिर भी अब करना तो ही है। अब a प्लस बी प्लस सी ये निकालना है, तो पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लें, तो क्या होगा, a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग प्लस 2 वही a डॉट b
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये देखो 2 और इसकी वैल्यू तो 0 थी, रख दी। ए का मापांक 3, 4 और 5, तो ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 9, 25, 9, 16, 25 है ना, और ये 0, ये आ गया 50। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। तो अब आप a प्लस बी प्लस सी का मापांक चाहिए था, तो यहाँ पर √50 लगा दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ और बची, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अर्थात ए का बी पर प्रक्षेप और बी का ए पर प्रक्षेप। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आज क्लोज करेंगे और आगे देखिए, ए का बी पर प्रक्षेप, इसको पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला क्या होगा? ए डॉट बी तो आपको करना ही है, और जिस पर प्रक्षेप हो रहा है, जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है, नीचे उसका मॉड लगा दो। ठीक है। अगर आपसे कह देते बी का ए पर प्रक्षेप निकालो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ए डॉट बी तो आपको निकालना ही था, लेकिन नीचे उसका मॉड होगा जिसका प्रोजेक्शन है ना, जिस पर प्रक्षेप निकालना है, जिस पर ऑन है। ऑन किस पर है? ए पर। किस पर प्रक्षेप निकालना है? ए पर प्रक्षेप निकालना है। जिस पर निकालना है वो नीचे उसका मॉड, और बाकी ऊपर ए डॉट बी रहेगा ही रहेगा। अब सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन है a इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के और b इक्वल्स टू 2i प्लस j प्लस 2k है, और आपको निकालना है a पर b का प्रक्षेप। चलो पहले सही से लिखें, a का b पर प्रक्षेप निकालना है। a का b पर प्रक्षेप निकालना है। किस पर निकालना है? b पर निकालना है। तो नीचे तो मॉड ऑफ b हो जाएगा और ऊपर a डॉट b आपका रहेगा। a डॉट b है, तो a डॉट b करने का तरीका क्या है? इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, i का i से गुणा 2 हो जाएगा, प्लस j का j से गुणा 2 हो जाएगा, प्लस -1 का गुणा 2 से तो -2 हो जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ b का मॉड, रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो बचेगा 2, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नीचे 4 1 5 4 9, √9 यानी फाइनली 2/3 आपको मिल जाएगा। अगर a का b पर प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है, किसका है? a का है। किस पर है? b पर है। जिस पर है वो नीचे रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, b पर a का प्रक्षेप, तो भी आपको क्या करना है? जिस पर है वो नीचे रहेगा, वही चीज़ है जो सेम आंसर होगा। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन ये होता कि b का a पर प्रक्षेप, तो b का a पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालना होता, तो आप क्या करते? a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ, किस पर है? a पर है, तो a डॉट बी करते तो ऊपर तो 2 ही आना था, और नीचे मॉड ऑफ a, a कितना हो जाता? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2/1 प्लस रूट के अंदर 4 प्लस 1, 4 5 1 6, 2/√6, ये हो जाता है आपका। तो ये प्रोजेक्शन है, और एक सिंपल इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन होगा और आपसे ये पूछ देंगे। 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज़ और छूट रही है जो मुझे पहले कभी बता देनी चाहिए थी इस लेक्चर की शुरुआत में ही, पर मिस हो गई। मैं बता देता हूँ, हालांकि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और बी ऑन ए समझ गए? जिस पर ऑन होगा, जिस पर होगा उसका मॉड नीचे होगा, बाकी ए डॉट बी ऊपर रहेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है a इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, तो ये जो a1 a2 a3 होते हैं, a1 a2 a3 होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको अदिश घटक बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। और यही जो a1 i कैप a2 j कैप और a3 k कैप हैं, इन्हीं को बोलते हैं सदिश घटक। कई बार
शब्द हमें पता होने चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? वेक्टर कंपोनेंट। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, दिक्कोज्या, दिक्कोज्या और दिक् अनुपात, ये क्या होते हैं? दिक् अनुपात ये क्या होते हैं? दिक्कोज्या को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन डीसी, और इसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। ये क्या होते हैं? देखिए, ये आपके जो A1, A2, A3 हैं, ये जो A1, A2, A3 हैं, यही होंगे दिक् अनुपात। तो अब आप कह सकते हो जो अदिश घटक होते हैं वही क्या होते हैं? दिक् अनुपात होते हैं। सपोज मान लीजिए वेक्टर A इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लिखा है, तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? 1, 1, -1। ये क्या हो जाएंगे? दिक् अनुपात हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? दिक्कोज्याएं क्या होती हैं? देखिए ध्यान से, हमारा ये y है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और आपका z एक्सिस है। मान लीजिए कोई वेक्टर हमने ले लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट P है। पॉइंट ये जो P है, जो ये x अक्ष के साथ कोण बनाएगा, ये वाला है ना, एक कोण ये क्या करेगा? y अक्ष के साथ भी बनाएगा, और एक कोण ये z अक्ष के साथ भी बनाएगा। 3 कोण बनाता है, यानी हमारे 3 घटक होते हैं आई जे के, और ये तीनों अक्षों के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाते हैं। वही कोण जो होते हैं वो दिक्कोज्याएं कहलाती हैं। याद रखिए, दिक्कोज्या निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको दिक्कोज्या निकालने का तरीका क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका क्या होगा? A1 अपॉन मॉड ऑफ ए, दूसरी दिक्कोज्या क्या हो जाएगी? A2 अपॉन मॉड ऑफ ए, और तीसरी क्या हो जाएगी? A3 अपॉन मॉड ऑफ ए। A1, A2, A3 ये हैं, और मॉड ऑफ ए क्या होगा? मॉड ऑफ ए यहाँ पर होगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सपोज मान लीजिए आपका लिखा हुआ है i प्लस 2j है ना, और प्लस k, ठीक है। और आप इसके आपको क्या निकालने हैं? दिक् अनुपात निकालने हैं, तो 1, 2 और 1 हो जाएंगे डायरेक्ट। और दिक्कोज्याएं कब निकलेंगी? इन्हीं में हम मॉड ऑफ ए का भाग कर दें हर एक में। तो मॉड ऑफ ए कितना होगा? देखो यहाँ पर मॉड ऑफ ए निकालो, क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 4 प्लस 1 √6 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो क्या होगा? देखो पहले का गुणांक क्या था? 1 अपॉन √6, दूसरा 2 अपॉन √6, और तीसरा 1 अपॉन √6। ये हो जाएंगी दिक्कोज्याएं। अब अगर हम इनके वर्गों का योग करके जोड़ें, ज़रा एक चीज़ यहाँ से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर इनके वर्गों का योग करके अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो देखो क्या आने वाला है। ये 1/6 प्लस 4/6 प्लस 1/6, 6/6 यानी 1। कहने का मतलब है कि दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है? दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अरे भाई देखो, A1 अपॉन मॉड ऑफ ए क्या होगा? √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होगा। ऐसे ही ये A2 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होगा, और ऐसे ही स्क्वायर, और ऐसे ही ये A3 अपॉन √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होगा। ठीक है, आप वर्ग कर देंगे और फिर जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक नंबर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि जो दिक्कोज्याएं होती हैं उनके वर्गों का योग क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। चलिए, अब हम लोग काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन से, है ना। और इसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसी में बल आघूर्ण के बारे में, उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 बल लगते हैं, और फिर मतलब जो भी सारी चीज़ें आएंगी हमारी, वो सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 2 ही लेक्चर में मैं इस वेक्टर को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं। हाँ, समय कम है लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ कर ना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।